क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। कर विभाग ने क्रिप्टो सौदों पर 1% टीडीएस लगाने पर सफाई जारी की है। उसके चलते कई सवाल सामने आए हैं, उसके जवाब आज के शो में मिल जाएंगे। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। और इस एक्सप्लेनर की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की सबसे बड़ी जो खबरें हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत तो इसी खबर से करेंगे। कर विभाग ने क्रिप्टो सौदों पर 1% टीडीएस लगाने पर अपनी सफाई जारी की है। सीबीडीटी ने यह दिशा निर्देश धारा 194(s) के संबंध में जारी किए हैं, जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। धारा 194(s) आयकर कानून में वित्तीय कानून 2022 के जरिए शामिल की गई थी। इसके तहत क्रिप्टो जैसी वर्चुअल संपत्ति के ट्रांसफर पर 1% टीडीएस लगेगा। कुछ सवालों का उत्तर उन्होंने इस जो सर्कुलर है उसमें दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो सौदों पर वस्तु एवं सेवा टैक्स के ऊपर चर्चा करेगी मंत्रियों की एक समिति, ऐसा सूत्रों से पता चला है। केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों की 28 जून को बैठक है। टैक्स का दायरा बढ़ाने के मकसद से यह 2 दिवसीय बैठक की जा रही है। दूसरी ओर वस्तु और सेवा पर जो कर है उस पर फैसला टाला जाए, ऐसा एक जीएसटी समिति ने कहा है। उनका मानना है कि क्रिप्टो करेंसी पर कानून का इंतजार करना चाहिए और वहीं इस पूरे मुद्दे पर गहन शोध की भी जरूरत है, तो इसे टाला जाना चाहिए, ऐसा इस कमेटी ने कहा है। आखिरी बड़ी खबर पर बढ़ते हैं। अमेरिकी क्रिप्टो कंपनी हार्मनी ने कहा है कि चोर $10 करोड़ की डिजिटल करेंसी उनके वहां से उड़ाकर ले गए। तो एक क्रिप्टो हाइस्ट जो है ये निकलकर सामने आई। अब आ जाते हैं टीडीएस वाले मामले पर। एक्सप्लेनर आपके सामने रखते हैं, जिसमें 1% टीडीएस कटेगा क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर। यह हमें पता चल गया था बजट सेशन में, लेकिन अब उसके ऊपर कुछ जो सवाल खड़े हुए थे उसका जवाब इस सर्कुलर में आ गया है। सबसे पहले, कौन काटेगा टीडीएस? विक्रेता और खरीदार के सीधे सौदे में खरीदार जो है वो कर काटेगा। एक्सचेंज और खरीदार के सौदे में खरीदार एक्सचेंज को ये भुगतान करेगा। तो यहां पर ये 2 फर्क है। उसके अलावा टीडीएस सकल राशि पर लगेगा या फिर शुद्ध राशि पर? तो जीएसटी प्रभार सेवा शुल्क काटने के बाद शुद्ध राशि पर ही लगेगा, यानी नेट अमाउंट पर। क्रिप्टो के बदले दूसरे क्रिप्टो के ट्रांसफर पर क्या टीडीएस लगेगा? तो इसमें दोनों पक्षों को टैक्स देकर ट्रांसफर का सबूत देना पड़ेगा। तो ये कुछ अहम सवाल थे, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कई सवाल हैं और इन सवालों से भी निकले जो कुछ सवाल हैं उसका जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। प्रीति खुराना, डायरेक्टर ऑफ एडवोकेसी और रेगुलेशन क्लियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रीति जी आपका। सबसे पहले तो ये कितना जरूरी था ये सर्कुलर का आना? अरुण, आपने बहुत अच्छे से समझाया और ये बहुत ही इंतजार हो रहा था इस सर्कुलर का, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर गाइडलाइंस है कि किसको टीडीएस काटता है, कब काटता है, कब जमा करना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन अब अवेलेबल हो गई है। और इंटरेस्टिंगली कई सारी चीजें थी जो बजट के टाइम पर क्लियर नहीं हुई थी, फाइनेंस एक्ट में नहीं थी, वो अब इसमें क्लैरिफाई कर दी गई है। जैसे आपने बताया, अगर करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं तो टीडीएस कैसे होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छा है कि आगे और क्लैरिटी मिल गई लोगों को कि किस तरह से टीडीएस चलेगा। तो चलिए, अभी देखिए क्रिप्टो में बहुत सारे लोग ट्रेड करते होंगे, लेकिन शायद वो टैक्सेशन को अच्छी तरीके से नहीं समझते। जिस तरीके से हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन शायद हर कोई इनकम टैक्स नहीं समझता, उसी तरीके से बहुत सारे क्रिप्टो एंथुजियास्ट हैं, वो शायद इसको पूरी तरह से ना समझे। अगर आप आसान शब्दों में बता पाए कि आप उनके लिए बदलने क्या वाला है 1 जुलाई से उनकी जिंदगी में, अगर वो एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं, तो क्या बदलेगा उनके लिए? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि एक तो आपका जो टीडीएस है वो कटना चालू हो जाएगा 1 जुलाई से। अगर आप सेल करते हैं, कुछ भी बेचते हैं, पेमेंट मिलेगी तो 1% कट जाएगा और वो 1% आपके फॉर्म 26(a) में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, क्योंकि ये सारा कुछ आपके पैन नंबर से जुड़ा हुआ है। तो पैन नंबर आप देते ही हैं जब भी अकाउंट खोलते हैं, तो एक्सचेंज टीडीएस काट करके आपके फॉर्म 26(a) में वो नजर आएगा। दूसरी बात, आप देखेंगे कि इतने सारे गाइडलाइंस में सरकार ने ये कहा है कि एक्सचेंज को एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टीडीएस की, और आप उनको ऑथराइज करते हैं कि आपके बिहाफ पे टीडीएस काटे। तो मेरे हिसाब से एक्सचेंजेस जो है अपना जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कस्टमर से करा है उसको थोड़ा सा रिन्यू करेंगे। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि
धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा विजिबिलिटी एक्सचेंज देगी कि पीएनएल, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिख रहा है, आपका कितना टैक्स कट गया, इस तरह की रिपोर्टिंग हम भी काम कर रहे हैं एक्सचेंजेस के साथ, लगभग सभी एक्सचेंजेस के साथ कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि उनकी रिपोर्टिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको एक पूरी स्टेटमेंट मिलेगी एक्सचेंज से कि इतना टैक्स कटा और इतनी आपको पेमेंट मिली, आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस है और इस पे आपका इतना टैक्स बनता है। तो ये सब बढ़ जाएगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे जब आप शेयर ट्रेडिंग करते थे तो कॉन्ट्रैक्ट नोट एक आता था कि इतना मतलब आपका जो भी बैलेंसेस है, अब जो टीडीएस कटा है उस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट ईमेल पर आएगा, एक लिखा है गाइडलाइन में कि एक्सचेंज को कॉन्ट्रैक्ट नोट्स भेजने होंगे ईमेल पर अपने सभी जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनको। जी, आखिरी सवाल ये कि चलिए हमने बात की कि जब आप एक एक्सचेंज के साथ डील कर रहे हैं, कोई भी विक्रेता, जो कोई भी कस्टमर है वो, अब दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर क्रिप्टो के बदले क्रिप्टो बदली जा रही है तो उसका भी प्रावधान यहां पर है और उसकी डिटेल्स भी, अगर आप वो शेयर कर पाए आखिर में। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत सारे लोग जो है करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज करते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। अब इसमें आप देखिए कि 2 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सेल की भी 2 हैं और बाय की भी 2 हैं। तो सेल की जो 2 ट्रांजैक्शंस हैं उस पे 1% टीडीएस उन दोनों पर कटेगा, और कि करेंसी टू करेंसी है तो उसी करेंसी में कटेगा। मान लीजिए कोई करेंसी है एक्स और वाई, तो उन पर 1% ऑफ एक्स और 1% ऑफ वाई जो है एक्सचेंज पहले अपने पास रख लेगी, और इन 1% एक्स और 1% वाई को इमीडिएटली एक्सचेंज एक ऑर्डर रेज करेगी और करेगी एक प्राइमरी वीडीए। उन्होंने कहा है कि प्राइमरी वीडीएस में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि आपका बिटकॉइन है, एथेरियम है, यूएसडी और यूएसडीसी। तो इसमें वो उसको कन्वर्ट करके और अपने पास ये प्राइमरी वीडीए में ये टीडीएस का बैलेंस रखेगी, और मिडनाइट पे रात को 12 बजे एक्सचेंज वो प्राइमरी वीडीएस जितना भी टीडीएस इकट्ठा हुआ, अगर वो प्राइमरी वीडीएस में ही डील करा गया था फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नॉन प्राइमरी वीडीएस में डील करा गया था तो एक्सचेंज इमीडिएटली टीडीएस काटते ही उसको प्राइमरी वीडीए में कन्वर्ट करेगी, और ये सारे जो बैलेंस है प्राइमरी वीडीए को रात को 12 बजे एक सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करके उसका रुपी वैल्यू जो है वो निकाल लेगी और वो बेच करके उनको जो वो पैसा मिल जाएगा बिल्कुल लिक्विडेट करेगी, और वो जो कलेक्ट हुआ है टीडीएस वो जाके जमा किया जाएगा, आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा, और साथ ही साथ आपकी फॉर्म 26A पॉपुलेट होगा। जब आप रिटर्न भरेंगे तो आप देख पाएंगे कि इतना रुपी वैल्यू में, इवन दो आपने करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज किया, पर उसके रुपी वैल्यू में कितना टीडीएस है वो आपके फॉर्म 26A में दिखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने आसान शब्दों में या इतना कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट है वो हमें समझाने के लिए। अब बीते हफ्तों में हमने देखा है कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो उसमें काफी गिरावट देखी गई है, लेकिन हमने कई एक्सपर्ट से चर्चा की और कुछ रीजन हम निकाल के लेकर आए हैं कि क्यों आखिर डूब रहा है बाजार। कुछ खास रीजन है। सबसे पहले तो देखिए, निवेशक जो है अब वो कम जोखिम लेना चाहते हैं क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, तो एक पहला बड़ा कारण है। दूसरा, क्रिप्टो और शेयर बाजार का बढ़ता संबंध, क्योंकि एक जमाना था जब कहते थे कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो क्रिप्टो ऊपर जाती है, लेकिन अब वो कोरिलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर शेयर मार्केट के हालात थोड़े बुरे हैं ग्लोबली तो उसका असर क्रिप्टो पर भी नजर आ रहा है। उसके अलावा अमेरिकी ब्याज दर में बढ़त से बाजारों में तनाव है और मंदी के संकेत भी। और आखिर में भारत समेत अन्य कई देशों में नियामक संबंधी चुनौतियां हैं क्योंकि रेगुलेशन नहीं है। और इस सब के ऊपर एक सेल्सियस नेटवर्क का क्राइसिस जो है वो भी आ गया, जिससे एक नया क्रैश देखने को मिला। हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा भी उस पर जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझा देते हैं कि सेल्सियस नेटवर्क वाला जो क्राइसिस है वो आखिरकार है क्या, वो विवादों में क्यों है। सबसे पहले जो सेल्सियस नेटवर्क है वो क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बाजार के हालात का हवाला देते हुए सभी क्रिप्टो सौदों पर रोक लगा दी और इसी के चलते जो क्रैश है वो देखने को मिला। लेकिन सेल्सियस नेटवर्क करता क्या है? सेल्सियस क्रिप्टो उधार पर देता है। ये 2018 में शुरू हुआ। इससे इथेरियम, बिटकॉइन और कई स्टेबल कॉइन पर कमाई हो सकती है। ब्याज की आमदनी और उधार देने का मंच है ये, जो मोबाइल ऐप के जरिए ये सारा काम जो है वो करता था। लेकिन काम करता कैसे था? देखिए, क्रिप्टो करेंसी पर ब्याज मिलता था। सेल्सियस क्या करता था कि 17% की कमाई का प्रचार करता था उनकी वेबसाइट पर। यूजर्स क्रिप्टो को गिरवी रखकर कर्ज ले सकते थे, लेकिन गड़बड़ तब शुरू हुई जब स्टेक इथेरियम जो है वो पिक्चर में आया। स्टेक्ड इथेरियम वाला मामला क्या है? देखिए, स्टेक्ड इथेरियम से कोई भी इथेरियम की कमाई कर सकता है और इसमें मुनाफा इथेरियम से ज्यादा है। और सेल्सियस ने बहुत सारे स्टेक्ड इथेरियम खरीदे और क्योंकि स्टेक्ड इथेरियम और इथेरियम का अब 1:1 का सौदा नहीं है, वो रेशो वो मेंटेन नहीं है, यानी जो चीज उसने
$1 की खरीदी, अब वो 0.96 की है, तो उसके जरिए प्रॉब्लम जो है, जो क्रैशिंग है, उनके पूरे प्लेटफॉर्म में हुई। यानी उन्होंने ज्यादा कर्ज ले लिया। अब मैं नटशल में बता रहा हूं, ज्यादा कर्ज ले लिया, लोगों का पैसा उठा लिया और उसके बदले में स्टेक्ड एथीरियम खरीद लिया। अब उसके ऊपर ढेरों उधार हैं और वापस करने को पैसे नहीं है, क्योंकि जो स्टेक्ड एथीरियम का पेग है अगेंस्ट एथीरियम, वो 1:1 रहा नहीं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष आनंद, फाउंडर एंड सीईओ ब्रू फाइनेंस, दूसरी ओर ओम मालविया, प्रेसिडेंट टेजॉस इंडिया। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मिस्टर आनंद, आपसे सवाल कि आपको लगता है कि जैसे 2008 में स्टॉक मार्केट का क्रैश हमने देखा था, लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स हमने देखा था, क्या वैसा कुछ आपको जो खुशबू है उसकी खुशबू यहां आ रही है इस क्रिप्टो मार्केट में? हाय अरुण, तो मैं ये कहूंगा कि जब 2008 का क्रैश हुआ था, लेमन ब्रदर्स वाला, तो दुनिया में क्रेडिट मार्केट बंद हो गए थे। लेकिन अगर आप आज देखें तो जो क्रिप्टो मार्केट है, जो DeFi मार्केट है, वो ऑपरेट कर रहा है। एक दो CeFi कंपनीज लाइक सेल्सियस का नाम लिया आपने, वो नहीं ऑपरेट कर पा रही हैं। तो मैं सर कतई नहीं मानता कि ये 2008 का मूवमेंट है। मैं इसका पैरेलल अगर ढूंढूं तो मैं कहूंगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट LTCM की बैंक्रप्सी टाइप का मूवमेंट है, जहां पे उन्होंने भी रिलेटिव आर्बिट्रेज किया था, सेल्सियस ने भी रिलेटिव आर्बिट्रेज किया और दोनों ही कंपनियां फंस गई और उनके पास आर्बिट्रेज खत्म होने के टाइम तक का वेट करने का टाइम नहीं है और इसके दोनों कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि इट इज LTCM मूवमेंट एंड नॉट, और लेमन टाइप का तो सर्टेनली नहीं है। मार्केट बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो आप काफी पॉजिटिव है इसके बारे में। लेकिन मिस्टर मालविया, आप बताइए कि क्योंकि DeFi एक प्लेटफॉर्म था ये, और वो क्रैश हुआ और उसके बाद से मार्केट पर इसका असर हुआ, तो आपको लगता है रेगुलेशन की ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर DeFi जैसे फील्ड्स में, क्योंकि एकदम डायरेक्टली पैसा जो है, फाइनेंस जो है, वो जुड़ा हुआ है? हाँ, तो जैसे हम DeFi की बात कर रहे हैं, तो DeFi अभी भी बहुत नेसेंट, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है DeFi में, आप जो लैंडिंग, बोरोइंग, उधार वगैरह, ब्याज वगैरह का जो स्कीम आप डिजाइन करते हैं, आप मैथ्स और कोड के हिसाब से डिजाइन करते हैं, वो अभी भी एक रिसर्च एंड स्टडी वाला फील्ड है। और इसके कुछ फंडामेंटल सेट हो चुके हैं कि अगर आपको एक DeFi प्लेटफॉर्म बनाना है तो इस तरीके से उसमें ये कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, पर स्टिल अभी भी ये रिसर्च एंड R&D वाला एरिया है थोड़ा, तो इसमें रेगुलेशंस की जरूरत तो है, बट इतना रेगुलेशंस भी नहीं कि आप इनोवेशन रोक दे, बिकॉज R&D इसमें लगातार होनी चाहिए। ठीक है, मैं प्रिफर करूंगा कि इसमें गवर्नमेंट का अगर कोई सैंडबॉक्स टाइप का हो, जहां पे आप फुल और हर टाइप के कॉन्सेप्ट DeFi के ट्राई कर सके। ठीक है, और दूसरी चीज है बेटर एजुकेशन अबाउट जो भी लोग DeFi के प्रोटोकॉल बनाते हैं। अब ये चीज ऐसा हो गया कि इसमें आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, तो मैंने भी जाके कोड लिख दिया DeFi का और मैंने उसको बोल दिया कि ये DeFi प्लेटफॉर्म है, भली वो उसका जो डिजाइन है वो फ्लॉड है। ठीक है, उसमें कमियां हैं, फंडामेंटली उसमें मैथमेटिकल कमियां हैं। अब ऐसी चीजों के लिए हमें रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का फायदा हो सकता है, जहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट हो कि हाँ भाई, ये 3-4 कॉन्सेप्ट आप यूज करके ही DeFi प्लेटफॉर्म बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने जाके कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला लिख दिया और आप बोल रहे हो कि हाँ ये DeFi प्लेटफॉर्म है। जी मिस्टर आनंद, अब आप बताइए, क्योंकि आपने पिछला जवाब जो है वो काफी पॉजिटिव नोट पर दिया था, अब आगे का रास्ता आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस तरीके का क्रिप्टो विंटर अभी देखने को मिल रहा है, ये लगभग 1-1.5 साल चलेगा। आप उस फील्ड में भी थोड़े पॉजिटिव फील कर रहे हैं या आप इस बात से सहमति रखते हैं? देखिए, ये क्रिप्टो का साइकिल है 2+2 ईयर्स। जैसे हम इक्विटी मार्केट में टिपिकली 10 ईयर्स का साइकिल देखते हैं, 10+2 ईयर्स, यहाँ पे 2+2 ईयर्स का साइकिल चलता रहता है। हम वही साइकिल देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये 2 साल विंटर चलने वाली है। बट अभी हम फर्स्ट लेग ऑफ विंटर में हैं और टिपिकली फर्स्ट लेग ऑफ विंटर के बाद क्या होता है, एक शार्प डेड कैट बाउंस भी आता है, तो शायद उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इंस्टेड ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड विंटर जो रहेगा। और डेड कैट बाउंस के बाद अगर मार्केट फिर गिरता है, अभी सपोर्ट बाउंस डेड कैट होगा या न्यू हाइट होगा, कोई नहीं जानता। दोबारा जब मार्केट गिरेगा तो हम देखेंगे कि शायद उस समय पे 1-8 साल जो है मार्केट एक्यूमुलेशन फेज में चला जाए और तब जो है बहुत बड़ा विंटर आने की चांसेस है। अभी तो इमीडिएटली देखते क्या होता है, बट मार्केट इतना गिरा है तो बाउंस बैक के चांसेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोलॉन्ग्ड विंटर एट तो अभी ये जो साइकिल है इसमें थोड़ा सा पंक्चर है, लेकिन जैसे ही हवा भरी जाएगी तो तेजी से दौड़ेगी, ऐसा कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दोबारा ऊपर जाएगा फिर गिरता है या नहीं वो देखने की बात होती है।
तो फिर दौड़ेगी ये साइकिल, शायद उसमें मोटर भी लग जाएगी, ऐसा इनका मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक खास चर्चा होगी एक मिशेलिन स्टार शेफ से। वो अपनी किताब लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, ये एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली किताब है और इसका NFT वर्जन भी रिलीज हो रहा है, इसीलिए वो हमारे शो का हिस्सा है। कौन है ये शेफ और क्या बातचीत होगी, सब जानने को मिलेगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और अब वक्त है खास चर्चा का, जो हम करने वाले हैं विकास खन्ना के साथ। ये शेफ हैं और ये मिशेलिन स्टार शेफ हैं। इन्होंने अब तक 38 किताबें जो हैं वो लिखी हैं, लेकिन अब एक नई किताब के साथ ये हमारे सामने हैं। इस किताब का नाम है सीक्रेट फूड्स ऑफ इंडिया और ये एक NFT की तरह भी लॉन्च हुई है, इसीलिए हमारे साथ शेफ तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन फाउंडर और CEO अक्षय.io जिस प्लेटफॉर्म पर ये NFT के रूप में अवेलेबल है, उसके फाउंडर और CEO गणेश राजू भी हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शेफ, सबसे पहले सवाल आपका कि इस बुक में क्या खास है, क्योंकि इससे पहले आपने और कई बुक्स लिखी हैं, चाहे वो उत्सव की बात हो, माय फर्स्ट किचन हो, अब इसमें क्या नया है? सेक्रेट यानी कि पाक। तो मुझे लगता है कि एक तो हमारे शेफ्स के किचन्स होते हैं, एक स्ट्रीट फूड्स है, एक उनकी रसोई है, एक रेस्टोरेंट्स के किचन है और एक घरों के किचन है। बट एक किचन ऐसे हैं जिनके बारे में हम इतनी बात नहीं करते जितनी होनी चाहिए, और वो है मंदिर, गुरुद्वारे, दरगाह, मॉनेस्ट्रीज, सिनेगॉग्स। बहुत सारे धर्मों के अनेक तरह के किचन हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ तरह के प्रसाद बनते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बांटते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, वहाँ खाना दिया जाता है ताकि आपकी जो कम्युनिटी है, जो आपकी संगत है, वो और मजबूत हो, ताकि लोग आए वहाँ सेवा करें, खाना बांटें। तो मुझे लगता है कि ये एक पुरानी परंपरा है हिंदुस्तान की, जो सिर्फ हिंदुस्तान के DNA में ही है। बहुत हमारे अंदर एक रूह का हिस्सा ही है ऐसे खाना बांटना। तो बहुत देर से कोशिश कर रहा था मैं, 2014 से मैंने लिखी हुई थी किताब ये, और रास्ता नहीं बन रहा था इतनी बड़ी किताब पब्लिश करने का, बीच में पेंडेमिक आ गया। तो अब जब किताब बाहर आई है तो मैं कह सकता हूँ कि ये खाने उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है जो सदियों से किचन चला रहे हैं, एंड ये जो खाना बनाते हैं ये उनमें और ऊपर वाले के रिश्ते के लिए है, और लोगों को सेवा करते हैं। बस मेरे को लगा कि उनसे जरूरी कुछ नहीं हो सकता, और एक पूरी किताब होनी चाहिए उनको डेडिकेट करके। बहुत खूबसूरत। वही मिस्टर राजू, आपसे सवाल है कि अगर हम NFT की बात करें तो उसमें एक कंज्यूमर को, एक रीडर को क्या मिल रहा है? Yes, so we are releasing this as the very first phygital NFT in the world. So phygital stands for physical and digital version. So the owners of this will get the real book, physical version of it, and along with the digital copy of it, what we call digital twin. It's an exact replica of this, which you can interact and see in every direction. You can open it and see that as well. So this will be given as NFT. We have an NFC chip embedded in it. People can take it and take your phone and go near it. It is going to bring the NFT record that is going to be stored in Ethereum blockchain, which is the most secure blockchain that's there out. So they will also get the digital twin, the augmented reality version of it, along with this, that they can take it and they can showcase in the metaverse that is coming up soon. तो राजू जी ये भी बताइए कि क्योंकि एक NFT है, कलेक्टेबल है, तो जो रीडर है वो कल को शायद से ट्रेड भी करना चाहेगा, तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है? Absolutely. Our platform will allow trading as well. If in the future the owners want to resell it, yes, our platform will allow that. ठीक है। और शेफ, आप अगर एक बार किताब जो है वो दिखा भी पाएं थोड़ा डिटेल में और इंट्रोड्यूस करें इस बुक को हमारे सामने।
12 किलो की। हाँ। आई थिंक जो डब्बा है वही इतना खूबसूरत है, बहुत साल लगे बनाने में। Every time you bring this into a room, the whole house gets the sandalwood smell. ये किताब है बीच में, और ये इनका चिप है जिसे NFT चिप कहते हैं। ये आपका बुक मार्क, बहुत ही सुंदर गोल्ड प्लेटिंग है हर चीज के ऊपर। बुक की गिल्डिंग देखें आप, रियली समथिंग नेवर सीन बिफोर। और ये ऊपर इसके ज्वेल्स हैं, सर्वास्की ज्वेल्स, विच इज ब्यूटीफुल। और खोलते ही आप देख सकते हैं ये वर्ड आशीर्वाद है हिंदुस्तान की अलग अलग भाषाओं में। और ये जो इंक है ये आपकी केमिकल इंक नहीं है, ये फूलों से और फलों से और सब्जियों से रंग निकाल के बनी है। तो हमारे पास भी एक लिमिटेशन थी रंगों की उस चीज के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनिक है, टोटली सब कुछ है। और इतना सुंदर कागज, जब तक हाथ नहीं लगाते पता नहीं लगता आपको। तो एक पेज दिखाता हूँ जो, तो बुक को हमने डेडिकेट किया है माँ अन्नपूर्णा को, क्योंकि सबसे ऊपर शक्ति मेरे ख्याल से उन्हीं में है। और सबसे ऊपर मेरे ख्याल से एक अगर मानते हैं एक देवी को, तो मेरे लिए माँ अन्नपूर्णा है ये फॉर्म। और ये हमको पिक्चर उन्होंने परमिशन दी थी, अब माँ अन्नपूर्णा टेम्पल वाराणसी में टुक दिस पिक्चर। मेरी मम्मा भी साथ थी इस टाइप के। यहाँ से पिक्चर किताब शुरू होती है जहाँ हम बात करते हैं कि तरह तरह के खाने और बनाते हैं प्रसाद की तरह। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज DNA हिस्ट्री। और जगहों के बारे में हमने मेंशन किया है कि ताकि यू पीपल कैन, लोग इसको देख के पढ़ के जा सके उन जगहों पे, और फिर वहाँ का देख सकें कि वहाँ क्यों खाने ऐसे सदियों से बनाए जा रहे हैं, उनकी वजह क्या है। और साथ में और कोशिश हमने की है कि वो रेसिपी को वैसा खाना तो बना नहीं सकते, पर कोशिश की है हमने कि अपनी छोटी सी हम्बल एफर्ट में कि वो खाने लोग अपने घरों में बना सकें। बिकॉज हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लाखों हजारों करोड़ों NRIs पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, इंडियंस हैं, और उनके बच्चों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने के लिए और उनको बताने के लिए हमारी परंपराओं के बारे में। क्योंकि बच्चे जो बाहर बड़े होते हैं उनके लिए इंडिया की रेफरेंस होती है वेस्टर्न मीडिया, तो कभी कभी वो उनको इंडिया नजर नहीं आता जो इंडिया हम दिखाना चाहते हैं, जो हमारे दिलों में है वहाँ पे। तभी मुझे लगता है कि ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो बुक को खरीदने का वैल्यू है वो तो पता लग गया, लेकिन जो वैल्यू इसको खरीदने के लिए पे करना है मिस्टर राजू, अगर आप वो बता पाए इसका प्राइस क्या है? Absolutely. So we have two versions of this book. One, the version comes in a maple wood and walnut wood box, and the another version is this sandalwood box right here. So we have only two of this exclusive ones that has been released. So in that, one has already been sold for $50,000 by a culinary school here, ICCAI in Dubai, by Sanjay Raja. And we have another version, that the maple wood one, that we are releasing only $250. We already have sold yesterday a few of them. That price point is $20,000. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। इसी के साथ फिलहाल ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन हम फिर लौटेंगे अगले शुक्रवार को शाम 7 बजे। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी ओर से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और NFT किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।